गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उत्सर्जन तंत्र को ही हम लोग आज आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र से जितना भी थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है वो आज मैं खत्म कर दूंगा, और उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड आप पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर कर चुके हो। पिछले 2 वीडियो हैं, आप रिवीजन के लिए पहले वो वीडियो देख लोगे, इसके बाद ये तीसरा वीडियो आपका उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड, जो कि ये आप आसानी से देख पाओगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और उत्सर्जन तंत्र के बारे में सबसे पहली चीज कि उत्सर्जन तंत्र है क्या, तो उत्सर्जन का मतलब मैंने बताया था, उत्सर्जन का अर्थ होता है त्याग। और त्याग किसका? जैसे कि मानव शरीर के अंदर जो भी चीज भोजन के रूप में ली जाती है, या जो भी भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में लिए जाते हैं, उसका अवशोषण हो जाने के बाद 10% अवशोषण हो पाता है ऊर्जा के रूप में, बाकी शेष 90% उसका विसर्जित हो जाता है, यानी उत्सर्जित हो जाता है। और उत्सर्जित होने पर कितना उत्सर्जित होता है? तो 90%, और वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़े कि मानव में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपने पढ़ा, मानव में पहला उत्सर्जी अंग पाया जाता है वृक्क या किडनी। दूसरा उत्सर्जी अंग आपने पढ़ा फेफड़ा। तीसरा उत्सर्जी अंग त्वचा। और चौथा उत्सर्जी अंग आप लोगों ने पढ़ रखा था, जिसको हम लोग पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, यकृत। यकृत में हमने बताया बिलिरुबिन, बिलिरुबर्डिन और इंडोल और एस्केटॉल नामक रसायन उत्सर्जित होते हैं, या वो यकृत में ही स्रावित होते हैं। इसके कारण कौन से रोग होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न जीवों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जीवों को उनके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अमोनिया के रूप में, दूसरा पढ़ा यूरिया के रूप में, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने यूरिक अम्ल के रूप में। फिर मैंने आपको बताया कि यूरिया के रूप में वे उत्सर्जित करते हैं पदार्थ, यूरिया के रूप में वे जीव उत्सर्जन करते हैं जिनमें पानी की सामान्य उपलब्धता पाई जाती है। जिनके पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, यानी एक सामान्य से ज्यादा है, वो अमोनिया के रूप में, और जो सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है वो होते हैं आपके यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक हमने अपवाद का क्वेश्चन बताया कि वह कौन सा जीव है जो तीनों रूपों में उत्सर्जन करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा मेढक। इसके बाद उत्सर्जन में पसीने के संबंध में मैंने बात करी कि पसीने के साथ नमक और कुछ मात्रा आपके तैलीय पदार्थों की उत्सर्जित होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उत्सर्जित जो तैलीय मात्रा उत्सर्जित होती है, उस तैलीय पदार्थ को आपके उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, या विज्ञान की भाषा में उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे विज्ञान में नाम दिया गया है किसका? उसे कहा जाता है सीबम। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं वृक्क का डिजाइन। और वृक्क के डिजाइन को देखते समय एक बात आप याद रखिएगा, पहला तो इसका बेसिक थ्योरी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसमें मैं आपको बोर्ड में भी समझा रहा हूँ, इसके बाद एक वीडियो आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा, या हो सकता है अलग से मैं वीडियो एक डालूं, तो उस वीडियो में आप पूरी क्रिया विधि किडनी की, यानी कि वृक्क की पूरी क्रिया विधि आप उसमें आसानी से देख पाएंगे। तो आपको जितनी बार में ना समझ में आए, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, या इसी में आगे आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो इस वीडियो के लास्ट के कमेंट बॉक्स पे जा करके कमेंट जरूर करिएगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र का थ्योरी पार्ट जो होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं यूट्यूब पर आपके लिए बायो का प्रैक्टिस भी शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी वो प्रैक्टिस भी आपकी शुरू हो जाएगी। चलिए हम लोग आज आप शुरू करते हैं उसी के आगे जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। एक छोटा सा फिगर मैंने उस दिन बनाया था आपका, कुछ इस तरीके से।
ये जो वीडियो मैं इसी के साथ में अपलोड करूंगा, उस वीडियो में इसकी पूरी क्रियाविधि दी होगी। तो इस तरीके से कुछ मैंने वीडियो उस दिन इस तरीके से एक फिगर बनाया था। इस फिगर को आप लोग जरा फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव शरीर के अंदर कितनी वृक्क पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में आपकी दो वृक्क होती हैं, एक वृक्क राइट साइड होती है और एक वृक्क आपकी लेफ्ट साइड होती है। फिर मैंने बताया था कि ये वृक्क पाई कहाँ जाती है, तो ये मानव शरीर में पीछे की ओर पाई जाती हैं, यकृत के ठीक सामने पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के बगल में होती हैं। दो वृक्क होती हैं, एक दाहिने और एक बाईं ओर। इसके बाद इन वृक्क में रक्त आता है शुद्धिकरण के लिए, और शुद्धिकरण के लिए आने के बाद ये शुद्धिकरण होकर के आपके शरीर में प्रवाहित हो जाता है। लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी कि जो यूरिन के माध्यम से इन नलिकाओं से इस थैले में भर जाता है, जिसके बाद ये यूरिन नलिका के माध्यम से आपका बाहर हो जाता है। तो यहाँ से ये अशुद्धियां इस पे इकट्ठा होती रहती हैं। ये एक तरीके का ब्लैडर होता है जिसमें ये इकट्ठा होता रहता है, जिसको मूत्राशय भी कहा जाता है। और इसके बाद ये यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वृक्क के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में वृक्क का सामान्य वजन कितना होता है। तो देखिए, अगर वृक्क के वजन के बारे में बात करें कि इसका भार कितना होता है, तो इसका भार जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो लिया गया है 120 से 180 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग इसका औसत ले सकते हैं, 160 ग्राम भी औसत लिया जा सकता है, या आपको हो सकता है ऑप्शन में दिया गया हो 120 से 180 ग्राम, या हो सकता है दिया गया हो कि मानव शरीर में वृक्क का औसत भार 160 ग्राम या 150 भी दिया जा सकता है कि 160 या 150 ग्राम दिया गया होगा। इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन नहीं होंगे, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा हो। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें बनता है कि मानव शरीर में वृक्क प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का विसर्जन करती है, या मानव शरीर प्रतिदिन लगभग कितना रक्त को छानता है। तो मानव शरीर में जो रक्त होता है, मानव शरीर की जो वृक्क है, ये प्रतिदिन कितना रक्त का छनन करती है। तो ये रक्त छानती है लगभग 1 मिनट में 125 ml 125 ml रक्त का छनन करती है। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का छनन हो जाता है। प्रतिदिन प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को छान दिया जाता है आपके मानव शरीर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मानव शरीर में औसत रक्त तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, यहाँ 180 लीटर प्रतिदिन छनन हो जाता है। तो ये रक्त बार बार छनता रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 180 लीटर प्रतिदिन। इसके बाद हम लोग जैसे कि अगली बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। तो प्रतिदिन औसतन एक वयस्क व्यक्ति लगभग 1.45 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं अगला बताऊं क्योंकि ये मुझे हटाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो एक पॉइंट यहीं पर और लिख सकते हैं कि वृक्क में पाई जाने वाली पथरी बनी होती है। तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की।
कैल्शियम ऑक्सीलेट नाम का रसायन पाया जाता है जिससे ये पथरी का निर्माण आपके वृक्क में हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊं इसके थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ चित्र दिख रहा होगा, ये मैंने किडनी का चित्र बनाया यानी वृक्क का, और ये इसकी क्रियाविधि है किस तरीके से काम करता है। अभी मैं इस चीज को खुद समझा रहा हूँ, इसके बाद आप इसको जो एक वीडियो में डालने की बात कर रहा हूँ वह वीडियो डालेंगे। वो वीडियो जब आप देख लोगे तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ ये आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो पहले इसको देख लेना, फिर उस वीडियो को देख लेना, आपको पूरी तरीके से उत्सर्जन तंत्र समाप्त हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसका चित्र बना लीजिएगा, चित्र बना लीजिए, जैसा भी बन जाए आप एक चित्र बना लीजिएगा। तो बना लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं। बना लिया होगा आप सबने। देखिए सबसे पहली चीज एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पिछले टर्म में, और क्वेश्चन ये दिया था कि वृक्क या किडनी जिन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उस कोशिका को क्या कहा जाता है। यानी वृक्क या किडनी जिन छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी होती है उस कोशिका को क्या कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की, एक क्वेश्चन इसी के साथ बोला था, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये भी नेफ्रॉन ही है। और वृक्क किन छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वृक्क किन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से। और वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त छनन का थैला किसे कहा जाता है, तो रक्त छनन का थैला भी नेफ्रॉन को ही कहा जाता है। तो वीडियो को रोक करके यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। रक्त छनन का थैला किसे कहा जाता है, तो रक्त छनन का थैला भी नेफ्रॉन को कहा जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है डायलिसिस बैग के नाम से किसे जाना जाता है। डायलिसिस बैग यानी ब्लड का डायलिसिस बैग किसे कहा जाता है, तो डायलिसिस का अर्थ ही होता है छानना। तो यहाँ पर आपसे डायलिसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो डायलिसिस यानी रक्त का छानने की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, नेफ्रॉन में। वृक्क मूल रूप से वृक्क मूल रूप से किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो वो नेफ्रॉन से बना होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं आपको। नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जरा थोड़ा सा पहले वृक्क के बारे में, इसके बाद इसका क्रियाविधि किस तरीके से ये काम करती है। देखिए सबसे पहले ये किडनी का एक चित्र बना हुआ है। किडनी में सबसे पहली चीज जो आपको समझने वाली होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग ये बाहर वाला भाग है और एक भाग ये अंदर वाला भाग है। तो ये अंदर वाला भाग हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला भाग है।
और ये वाला जो भाग है ये इसका बाहरी भाग। अब बात आती है, इसके किडनी के ऊपर भी एक झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? तो इसे रीनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि वृक्क के 3 नाम तो आपको पता है, एक तो वृक्क, इसके बाद इंग्लिश में इसको किडनी, और एक नाम इसे गुर्दा भी कहा जाता है। तो मैंने कहा था चौथा नाम आप बताइएगा, तो इसका चौथा नाम होता है रीनल। किडनी को रीनल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, वहीं पर नोट कर लीजिएगा, किडनी को रीनल भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर जो झिल्ली लगी होती है इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो किडनी का बाहरी भाग होता है, यानी ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद किडनी के अंदर का जो भाग होता है, यानी ये वाला भाग जो ये इस तरीके से ये बना हुआ है, ये भाग किस नाम से जाना जाता है? तो अंदर के भाग को रीनल मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि किडनी के भीतर के भाग को किस नाम से जाना जाता है? रीनल मेडुला। बाहर के भाग को किस नाम से जाना जाता है? रीनल कॉर्टेक्स। और किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल। तो ये पहली बात, तो हम इसको ये समझ लें कि ये क्या है, तो बाहरी भाग, अंदर का भाग, और इसके ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली। अब बात आती है, हमने बताया आपको कि रीनल या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। तो इसके अंदर कई छोटे छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य मानव में लगभग 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन पाई जाती है, यानी नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया वृक्क के बारे में, जरा इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम उस टॉपिक पे आए कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या है उसमें क्रिया विधि इसकी क्या है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नोट कर लिया होगा आप सबने। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे ये काम करता है। देखिए, सबसे पहले रक्त, ये मैंने आपका एक नेफ्रॉन यानी एक कोशिका के बारे में यहाँ पर बनाया है। बाकी आप इस तरीके से बहुत सी कोशिकाएं, आप जो वीडियो देखोगे उसमें आपको इस तरीके से बहुत सी डिजाइन मिलेंगे, यानी बहुत सी संरचनाएं मिलेंगी। एक किडनी के अंदर कई लाख संरचनाएं इस तरीके की होती हैं। तो आपको मैं सिर्फ एक के बारे में समझा रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, रक्त एक नलिका के माध्यम से इसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो यहाँ पर आपका ये कोशिका गुच्छ है, यानी एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है, रक्त इसमें जा करके बीच में चला जाता है। इसको इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस कोशिका गुच्छ में जब रक्त पहुंचता है, तो कोशिका गुच्छ में रक्त पहुंचने के बाद रक्त में जो अशुद्धियां होती हैं यहीं से अलग होना शुरू हो जाती हैं। ये अशुद्धियां अलग हो करके ये एक संरचना जो कप के आकार की बनी हुई है, इस संरचना को कहा जाता है बोमन संपुट। यहाँ से अशुद्धियां ये निकल करके, यहाँ पर देखिए आपने ये बना रखा है मैंने थोड़ा सा इंडिकेटिव, कि यहाँ पर ये अशुद्धियां इकट्ठा होती चली जाती, जो भी ब्लड की अशुद्धियां हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होती चली जाती। जब ये यहाँ पर इकट्ठा होती चली जाती हैं तो इसको नाम क्या दिया जाता है? तो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्क के भीतर रक्त की सामान्य अशुद्धियां कहाँ पर इकट्ठा होती हैं, तो रक्त के भीतर जो अशुद्धियां होती हैं वो कहाँ पर इकट्ठा होती हैं? तो वो बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये अशुद्धियां हैं कौन कौन सी? देखिए, जरूरत से ज्यादा यदि आपके शरीर में पानी होगा तो भी वो यूरिन के माध्यम से यानी वृक्क के माध्यम से उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जल। इसके बाद अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो भी वो शुगर यहाँ से निकाल करके यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद नमक की मात्रा यदि ज्यादा है तो वो भी हटा दिया जाएगा।
अमोनिया, अमोनिया आपके विभिन्न भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। यूरिया ये भी यहीं से अलग हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट ये भी एक हानिकारक आपका रसायन होता है जो शरीर के भीतर विभिन्न खाद्य पदार्थों से निर्मित होता है। तो ये सब निकल करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाने के बाद ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ से रक्त आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है। अब बोमन संपुट से निकलने के बाद रक्त सबसे पहले पहुंचता है पीसीटी में। अब ये पीसीटी क्या है, तो देखिए पीसीटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसको प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद रक्त कहाँ जाएगा, पीसीटी। अब जब रक्त पीसीटी में पहुंचता है तो पीसीटी में पहुंचने पर यहाँ पर कौन कौन सी अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई, इसके बाद रक्त आगे चला। अब अगर इसमें अशुद्धियां हैं अभी भी, तो ये अशुद्धियां यहाँ पर और फिल्टर होंगी और पीसीटी में जो आपके हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकाल देगा पीसीटी। तो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर संरचना देख रखी है पीसीटी, यहाँ पर जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो भी निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि पीसीटी में कौन कौन से हानिकारक तत्व अलग हो जाते हैं। तो देखिए पीसीटी अवशोषण कर लेता है किन हानिकारक तत्वों का, तो पीसीटी अवशोषण करता है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर पीसीटी में H2O का अवशोषण हो जाता है, ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद आप जान सकते हैं यहाँ पर NaCl यानी नमक का अवशोषण हो जाता है अगर ज्यादा है तो। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं HCO3 निगेटिव यानी इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीसीटी में निम्न में से किसका अवशोषण नहीं होता, या पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, या पीसीटी मानव शरीर के किस अंग की कार्यविधि के से संबंधित है। तो पीसीटी में अवशोषण हो जाता है किसका, H2O, ग्लूकोज, NaCl और SCO3 यानी इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पीसीटी में अवशोषण हो जाता है किसका, तो आपका H2O, ग्लूकोज, NaCl, SCO3 इनका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। पीसीटी में आपको एक बात और बता दें, पीसीटी जो होता है, पीसीटी की जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि मान लीजिए शरीर में कोई भी विषाक्त, अगर शरीर में किसी भी विषाक्त भोज्य पदार्थ की यदि अधिकता हो गई तो उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक माध्यम होता है और वो होता है पानी, क्योंकि अमोनिया भी शरीर से पानी के माध्यम से ही बाहर आएगा। और आपका अगर यूरिया की मात्रा बढ़ गई है तो वो भी पानी के माध्यम से आएगा। मान लीजिए पीसीटी ने यहाँ पर पानी को अवशोषित कर लिया और कुछ समय बाद अशुद्धियां ज्यादा आ गई और पानी की फिर आवश्यकता हुई, तो पानी को किडनी पर फिर से लाने का काम कौन करेगा, तो पीसीटी करेगा। क्योंकि पीसीटी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और ये शरीर में आवश्यकता पड़ने पर जल और ग्लूकोज ये समय समय पर आपका लेती रहती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि अगर ज्यादा है तो उसे बाहर कर देगा और यदि कम है उस तत्व की मात्रा तो उसे अंदर फिर से अवशोषित कर लेगा। यानी कि यहाँ पर पानी की मात्रा सामान्य बनी रहे, इसलिए जो इसकी झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है। और अर्धपारगम्य का अर्थ क्या होता है कि सामान्य रूप से उसे अवशोषित भी कर सके और अधिक हो जाने पर उसे विसर्जित भी कर सके या उसे बाहर कर सके। इसके बाद अगला यहाँ पर आता है, ये बना हुआ यू आकार का आप लोग देख रहे होंगे, इसे हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे बताएं आपको हेनले लूप के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां से फिर रक्त जो अतिरिक्त पदार्थ हैं वो अवशोषित हो गए। इसके बाद रक्त इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा, यानी डाउन जाएगा नीचे की ओर। जब यहाँ से नीचे की ओर जाता है
तो हेनले लूप में जब एक क्वेश्चन बनता है, हेनले लूप में रक्त जब हेनले लूप में जब रक्त नीचे की ओर जाता है तो वो अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर जब हेनले लूप में रक्त नीचे की ओर जाता है तो वह H2O यानी जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। हेनले लूप में जब रक्त नीचे की ओर जाता है तो वह जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर यही पूछा जाए कि यहाँ से ये नीचे गया, अब यहीं से ये ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जब ऊपर की ओर उठेगा तो ये किसे नियंत्रित करेगा? तो हेनले लूप में जब नीचे की ओर जाएगा तो जल को नियंत्रित करेगा, और जब हेनले लूप ऊपर की ओर उठता है तो ये NaCl यानी नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी किसे नियंत्रित करेगा? NaCl को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, हेनले लूप में नीचे जाते समय किसकी मात्रा नियंत्रित होती है? जल की। और हेनले लूप में ऊपर उठते समय किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हेनले लूप ऊपर उठते समय नियंत्रित करता है किसकी मात्रा? NaCl की मात्रा। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम DCT के बारे में बताएं। अब यहां से आपका हेनले लूप के बाद रक्त पहुंच जाता है DCT में। PCT के बाद अब आता है DCT। DCT का फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से DCT को जाना जाता है। अब रक्त पहुंचेगा कहां पर? DCT में। और जब रक्त DCT में पहुंचेगा तो DCT में मुख्य रूप से क्या होगा? तो DCT में होता यह है कि यहाँ पर रक्त के अंतिम जांच होती है, यानी रक्त में कोई चीज अधिक तो नहीं है, तो यहाँ पर अंतिम जांच होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त छलन की प्रक्रिया में रक्त की अंतिम जांच होगी। ऑप्शन दे दिया PCT DCT, तो आप आंसर लगाएंगे DCT में अंतिम रूप से रक्त की जांच होती है। और अंतिम रूप से यदि कोई खनिज पदार्थ या कोई भी भोज्य पदार्थ उसमें अतिरिक्त है तो वो यहाँ पर अवशोषित हो जाएगा। और अगर सब कुछ नियंत्रित है तो ये यहाँ से आपका जो यूरिन है उस यूरिन को यहाँ से आगे की ओर भेज देगा, और जो शुद्ध रक्त होगा वो यहीं से, यानी यहाँ पर शुद्ध रक्त जो होगा यहाँ से वापस होकर के दोबारा आपके शरीर में घुलित हो जाएगा। और यहाँ से ये यूरिन को वापस, यहाँ से यूरिन को ये भेज देगा कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ से आपका यूरिन नियंत्रित हो जाता है, यानी यूरिन से जो यूरिन में आपके जो भी अशुद्ध पदार्थ हैं या आपके जो हानिकारक पदार्थ हैं वो DCT में अंतिम जांच के बाद अगले भाग यानी यूरिन अगला भाग आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। जब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो यहाँ पर ये इकट्ठा होने लगता है। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कई अलग अलग हमने संरचनाएं पेड़ की जैसी शाखाएं बना रखी हैं। तो ये शाखाओं का मतलब है, मैंने आपको सिर्फ एक के बारे में समझाया है, यहाँ से ये इस तरीके से कई सारी नेफ्रॉन जुड़ी होती है। यानी ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का चित्र है, ये अलग अलग कई नेफ्रॉन यहाँ से आगे जुड़ी होती हैं और सब से यूरिन कलेक्ट होकर के इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता चला जाता है। जब ये इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता चला जाता है तो एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में वृक्क के अंदर जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दे रहे हैं कि वृक्क के भीतर सबसे ज्यादा जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। लिख लीजिएगा। लिख दे रहे हैं हम, सर्वाधिक जल का अवशोषण ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा हो जाता है, और यूरिन इकट्ठा होने के बाद फिर मैंने जो आपको चित्र बना करके बताया था कि इधर पर किडनी था, इधर किडनी था, और एक दो नलिकाएं यहाँ से गई और यहाँ मूत्राशय में आपका यूरिन इकट्ठा होता है, और इसके बाद यूरेनर से यानी कि मूत्र मार्ग के माध्यम से ये यूरिन बाहर हो जाता है। तो ये इसकी पूरी क्रियाविधि थी।
उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब कुछ अलग से क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में ना आए हो तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक वीडियो जो इसके साथ में होगा उसको भी आप देखिए, तो आपको पूरी तरीके से बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर कभी भी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर कुछ पॉइंट इसके और भी हैं वो भी हम बता दें आपको। एक जैसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मूत्र का मूत्र का संगठन क्या है, यानी मूत्र में क्या क्या किस मात्रा में पाया जाता है। तो मूत्र के संगठन में आप लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है जल की, यानी H2O। कितना? तो 95%। इसके बाद सेकंड नंबर पे पाया जाता है नमक, यानी NaCl। कितना? 2%। अब यहाँ पर बात आई है नमक की, तो नमक एक तो है नहीं, यानी साल्ट कई प्रकार के होते हैं। तो साल्ट जैसे आपका एक तो नमक NaCl हो गया, एक नमक आपका होता है MgCl2, एक नमक जैसे आप लोग ले सकते हो, एक नमक आपका होता है CaCl2। ये सारे क्या हैं? ये सारे नमक हैं आपके, साल्ट के रूप में इनको गिना जाता है। ये शरीर में यूरिन में किस मात्रा में होते हैं? तो इनकी मात्रा 2% होती है। आपसे पूछा जाए कि साल्ट की मात्रा यूरिन में कितनी होती है, तो 2%। H2O यानी जल कितना होता है? तो जल आपका होता है कितना? तो ये होता है 2%। इसके बाद तीसरा जो मुख्य भाग है इसमें वो आता है आपका यूरिया। यूरिया का सूत्र मैंने आपको बताया था, यूरिया का सूत्र कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। यूरिया की मात्रा होती है 2.7%। इसके बाद चौथा भाग इसमें पाया जाता है जिसे कहा जाता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है 0.3%। तो नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वाला। या पूछा जा सकता है सबसे कम मात्रा किसकी होती है, या पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हटा दें इसको, हम और क्वेश्चन बता दें। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा। यदि यूरिया में यदि यूरिया में पानी की मात्रा कम हो जाए तो वह किसमें परिवर्तित होगा? यदि यूरिया में पानी की मात्रा कम हो जाए तो वह किसमें परिवर्तित होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे बताऊं। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का फुल फॉर्म मैंने बताया है, पीएच मान का फुल फॉर्म बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पीएच मान का फुल फॉर्म बताने के साथ साथ आप ये बताइए कि पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6, और इसीलिए इसे कहा जाता है यह हल्का अम्लीय होता है।
इसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा गया, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण होता है किस तरीके से? तो इसका निर्माण होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। नोट कर लिया? तो यहाँ से आपको एक मुख्य चीज जो समझ में आई होगी, वो बात ये आई होगी कि अगर हमें शरीर से कोई भी हानिकारक तत्वों को बाहर करना है तो शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो अमोनिया बाहर करना हो, सबसे विषाक्त है, चाहे वो यूरिया बाहर करना हो, चाहे आपका यूरिक अम्ल बाहर करना हो, सबके लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और जल होने पर ये जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं ये आसानी से शरीर से बाहर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका जो मानव शरीर के भीतर यानी वृक्क में जो पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, वो कैसे बनती है? तो यहीं पर ये अशुद्धियां धीरे धीरे जमा होती चली जाती हैं। जैसे ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, अब यहाँ से अगर आपके मानव शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो ये जो आपका यूरिन है ये साफ नहीं जाएगा और ये हानिकारक पदार्थ कहीं ना कहीं इकट्ठा होते चले जाएंगे। और अगर ये इकट्ठा होते चले गए तो धीरे धीरे करके ये एक पथरी का रूप ले लेते हैं जिसे आप कैल्शियम ऑक्सीलेट के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में, इसीलिए आपने देखा भी होगा जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम या पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें तो आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी किडनी की धीरे धीरे। और भी कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर के प्रेफरेंस पे बियर पीने के लिए उनसे कहा जाता है मरीजों से, जिससे ये पथरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बियर में क्या होता है? बियर में मुख्य रूप से आपका जल की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण वो धीरे धीरे करके इसे काटना शुरू कर देता है। प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जो जल की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? तो इस हार्मोन को कहा जाता है, जो एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, मानव शरीर के भीतर, मानव शरीर के भीतर जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? इस हार्मोन को कहा जाता है ADH। ये क्या करता है? ये मानव शरीर में पानी के अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देता है जिससे शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करने यानी अवशोषित करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसे ADH के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब ये अवशोषण को प्रेरित करता है यानी कि क्या होगा? जल अवशोषित होने लग जाएगा शरीर में, तो क्या होगा कि आपके यूरिन के माध्यम से जो विषाक्त चीजें हैं वो विसर्जित होना कम हो जाएंगी। इसलिए आपके शरीर में यह हानिकारक तत्व इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी चीज लेंगे तो अल्कोहल क्या करता है?
अल्कोहल इस हार्मोन को स्रावित करना लगभग कम कर देता है या लगभग ना के बराबर कर देता है, जिसके माध्यम से आपके शरीर में जल अवशोषित ना हो करके वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लग जाता है। यानी कि जल अवशोषण की क्षमता शरीर में कम हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल में ये गुण पाए जाते हैं, ये एडीएच के स्राव को कम कर देते हैं। एडीएच जब कम स्रावित होगा तो शरीर से यूरिन की मात्रा अधिक निकलेगी, जिसमें जल की मात्रा भी अधिक होगी, क्योंकि शरीर में अब जल तो अवशोषित होगा नहीं, तो ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लग जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो जो अशुद्धियां आपके पहले से इकट्ठा हैं शरीर में, वो क्या होंगी, वो धीरे धीरे करके शरीर से कटना यानी कि छटना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी पथरी कम हो जाएगी। तो ये सिस्टम आपका अल्कोहल के लिए भी है और ये सिस्टम आपका बियर के लिए भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको यूरिन यानी कि मूत्र बार बार और जल्दी जल्दी आता है। इसी तरीके से एक पेय पदार्थ आपका और भी है, जैसे कि चाय। चाय में निकोटीन पाया जाता है और चाय में निकोटीन क्या करता है, ये भी एडीएच के स्राव को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब कम कर देता है तो जो जल का मात्रा है वो यूरिन के साथ तेजी से निकलने लगती है और तेजी से निकलने के कारण ये आपका तेजी से निकलने के कारण जितनी भी अशुद्धियां आपके शरीर में जमा होती हैं वो धीरे धीरे करके, यानी बाथरूम यानी कि मूत्र आपको जल्दी जल्दी लगेगा, यूरिन जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा इसलिए आपका यहाँ पर जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो सब बाहर हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर आपको अल्कोहल या बियर की सलाह देता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि जब तक डॉक्टर प्रेफर ना करे तब तक इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। एक समस्या आपकी कम करेंगे, 4 समस्या आपकी बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को उत्सर्जन तंत्र बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई चीज ना समझ में आ रही तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। इसके साथ में एक वीडियो आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो वो देखने के बाद आपको क्या होगा कि ये चीज आपको क्रियाविधि और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज आपका उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जो टॉपिक था ये लगभग खत्म हो चुका। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी के जल्द ही शुरू होंगे। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।